कल आप लोगों को एक चीज करवाया गया था, क्या? अविशिष्ट या विशिष्ट प्रतिरक्षा। क्या सिखाया था कल? ऐसे शक्लें देख रहे हैं मेरी? अच्छा, तुम आ गए आज? हाँ भाई। हाँ, इम्यूनोलॉजी तो कराया था, बट इम्यूनिटी के टू टाइप्स बताए थे, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। कल कौन सा कराया था वो पूछ रही हूँ मैं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट प्रतिरक्षा कल कंप्लीट करा दिया गया था। होप सो आप लोगों को क्लियर भी होगा। ठीक, चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग। अविशिष्ट प्रतिरक्षा, ठीक है। अविशिष्ट प्रतिरक्षा को हम एक टर्म और देते हैं, एक नाम से और जानते हैं, क्या होता है बताइए? जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म से ही मिलती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस प्रतिरक्षा के बारे में, तो एक तो ये व्यक्तिगत तौर पर मैंने लिखवाया था ना, व्यक्तिगत, जाति, है ना, और रेशियल डिफरेंशिएट। तो इसमें क्या रहता है, आपका जो व्यक्तिगत मतलब एक पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी वेरी करती है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है इस बात का कि ये एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर शो करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है इम्यूनिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ये प्रतिरक्षा जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक, करती है कि नहीं करती है? कोरोना चल रहा है, चल रहा है। क्या हर किसी इंसान को इम्पैक्ट डाला है इसने, कोरोना ने? नहीं। कुछ इंसानों पर तो बहुत गहरा प्रभाव डाला है और कुछ इंसानों पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला। क्यों? स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था कि ये प्रतिरक्षा के उस पर डिपेंड कर रहा है, जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको कोरोना छू ही नहीं रहा। इसीलिए कुछ बहुत तरीके तरीके के डॉक्टर्स ने काढ़े वगैरह बताए थे कि भाई गर्म पानी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत तौर पर, तो देखिए आज के टाइम में भी या फिर वैसे भी सर्दियां होती हैं, ठीक, तो क्या सभी लोगों को जुकाम हो जाता है एक साथ? नहीं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरक्षा जो है हर पर्सन में अलग अलग होती है। ठीक है। वही मैंने कल आप लोगों को एक और लिखवाया था, वो था जाति। जाति के आधार पर भी ये अलग अलग होती है अलग अलग। तो यस होती है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है गोनोरिया। ठीक है। ये गोनोरिया बीमारी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मनुष्यों में और चिंपैंजी में ही देखने को मिलती है। ठीक है। बाकी किसी भी उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। पर क्या मैमल जो मतलब स्तनधारी जो होते हैं, क्या सिर्फ मतलब चिंपैंजी और मनुष्य ही होते हैं और कोई दूसरा स्तनधारी नहीं होता है? होते हैं। एग्जाम्पल होता है स्तनधारियों के कुछ। ठीक है। जिनके पास ये पिन्ना प्रेजेंट होंगे, ये पिन्ना होते हैं ना एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर देखते ही आप लोग समझ जाइएगा कि ये एक स्तनधारी है। ठीक है। अच्छा, गोनोरिया सिर्फ और सिर्फ आपको मनुष्यों में और चिंपैंजी में ही देखने को मिलता है, बाकी किसी भी अदर क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा, ये आपकी प्रजाति विशेष भी हो गया। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ये रेशियल बेस्ड भी होता है। रेशियल, रेशियल क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ इंडियंस हैं, ठीक है, वहीं अफ्रीकन होते हैं, अलग उसके हो गए रेशियल के। ठीक है। कुछ अमेरिकन होते हैं बहुत ही गोरे होते हैं, है ना। तो ये रेशियल बेस्ड भी होती है प्रतिरक्षा। कैसे होती है? जैसे जो अफ्रीकन पीपल होते हैं, ठीक है, अफ्रीकन पीपल में आप लोगों को डिसीज देखने के लिए मिलती है जनरली। नॉर्मली एक डिसीज होती है उसका नाम है एनीमिया। आप लोगों ने कभी सुना है इसका नाम?
हाँ, क्या होती है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया बीमारी में क्या होता है, जो जनरली आपका ये आरबीसी होता है, ये ठीक है ना, ये लाल रक्ताणु जो है इसका आकार बदल जाता है और हो जाता है कुछ हैसिया टाइप का। हैसिया सब जानते हैं ना, दरात बोलते हैं बहुत सी जगह, ठीक है। तो ये एक्चुअली दरात को इंग्लिश में हम सिकल बोलते हैं, सिकल, ठीक है। तो इसीलिए उसी के आधार पर हमने इसका नाम रखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें आरबीसी का शेप जो है, आकार जो है वो एक दराज के नुमा हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दूसरी खास बात, और अफ्रीकन पीपल में सिकल सेल तो बहुत लोगों को एक जनरल बीमारी के तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन वहां एक बीमारी नहीं होती है, जो है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है वो आपको वहां देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मलेरिया के जो एंटीजन होते हैं, भाई एंटीजन तो कोई भी पैथोजन हो सकता है, रोगजनक, है ना। तो इसके जो एंटीजन होते हैं मलेरिया के, वो आपके इस सिकल सेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, उसको भेद नहीं पाते। जब तक भेदेंगे नहीं उस कोशिका को, तब तक कोई बीमारी कॉज होगी ही नहीं। समझ में आ रही है? तो इसीलिए अफ्रीकन पीपल में सिकल सेल तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन मलेरिया देखने के लिए जनरली नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने भारतीयों की, तो मलेरिया तो बहुत नॉर्मल सी बीमारी है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये रेशियल बेस्ड भी हो गया, ठीक है। कोई परेशानी? समझ में ही आया होगा, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अच्छा, मेन जो है क्लासेस में आज का टॉपिक, वो है अवरोधक। कल अवरोधक लिखवाए थे कुछ, है ना। अवरोधक में पहला अवरोधक होता है आपका भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्किन। अच्छा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर भौतिक अवरोधक के रूप में हम इन तीन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। स्किन, मैंने कल आप लोगों को अविशिष्ट जब पढ़ाया था तब स्किन का एग्जाम्पल सेट किया था, बताया था कि ये एक तो हमें जन्म से ही मिलती है स्किन, और ये कभी भी विशिष्ट प्रकार की नहीं होती, ये अविशिष्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके वायरस वाले एंटीजन को भी रोकेगी, बैक्टीरिया के एंटीजन को भी रोकेगी, हर किसी के लिए ये एक जैसा काम करेगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम किसमें रखते हैं, आपके भौतिक अवरोधक में रखते हैं, ठीक। और अविशिष्ट तो ये होता ही है, जन्मजात भी है देखा जाए तो। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस समझते हैं, श्लेष्म, हमारी बॉडी में बहुत जगह से एक म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है, ठीक है। तो वो भी आपको जन्म से ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है, उसको आप बाद में उपार्जित करते हैं। उपार्जित का मतलब समझ में आया था, जो हमारी बॉडी बाद में सीखती है, वो तो ऐसा हो नहीं रहा, ये हमें जन्म से ही मिलता है। तो ये भी क्या करता है, एक तरीके से अवरोधक का काम करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, वैसे ये म्यूकस जो है वो क्या कर देगा, उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेजल हेयर। नेजल नासारोम, ये यहाँ जो बाल होते हैं ना बाल, आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो बाल हम लोगों पे बहुत काम के होते हैं, कोई भी एंटीजन जो है बहुत से वो यही इन्हीं नेजल हेयर में रह जाते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। फिर बाद में जब लोग नहाते हैं, अच्छे से जब नहाते हैं, तो बाद में ये सब जितने भी एंटीजन आपके नाक में या नेजल हेयर में फंसे होते हैं, इजीली हट जाते हैं। तो ऐसे एंटीजन फिर हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरीके से एकदम रोधक वैसा तो है, ये भौतिक साथ में जन्म से ही मिले हैं हमें, और ये अविशिष्ट है। अविशिष्ट है ना, ऐसा तो नहीं है चल वायरस को तो अंदर जाने दे रहे नेजल एयर की चक्कर तो वायरस है, कोई बात नहीं, तो जा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए एक जैसा काम करते हैं, ठीक। अच्छा, इनका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भौतिक अवरोधक डालकर, फिर आगे बात करते हैं।
हो गया, गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, कार्यकीय अवरोधक। कार्यकीय अवरोधक मतलब जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा लिख पहले रहे हैं, चलिए। हो गया। हाँ भाई, कार्यकीय अवरोधक के बारे में बात करें तो फर्स्ट है आप इसका पीएच। हमारी बॉडी में कौन सी जगह ऐसी है जहां पर पीएच बहुत कम होता है? या मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा सेट कर देती हूँ। कौन सी जगह ऐसी है जहां का पीएच जो है एसिडिक नेचर का हो जाता है थोड़े टाइम के लिए? ठीक है, होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? भूख लगती है हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मोस्टली होता है आपका जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारे पेट में, यही लेते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में कुछ एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव सेल। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव कोशिका जो होती है ये HCl का स्त्रावन करती है। ठीक है, ये HCl क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है कि नहीं होता है? ये कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है कि HCl का स्त्रावन कौन सी कोशिकाएं करती है। ठीक है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेटिव सेल्स करती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब HCl का स्त्रावन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो भी हम खा रहे हैं उसके साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव जा रहे हैं आपके पेट में, उनको वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सके, मार सके, इसीलिए होता है HCl का स्त्रावन। ठीक, नेक्स्ट है आपका बॉडी टेम्परेचर। तो जब कभी आप देखते हैं कि बुखार आता है या तो बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, मैं तब की बात नहीं करी, नॉर्मली थोड़ा हरारत टाइप जब होती है, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, जब थोड़ा सा ही बढ़े, उस दौरान कोई भी मेडिसिन नहीं देता। लेता है कोई? क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है उस दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल तो होते हैं, लेकिन हमारे शरीर का तापमान बढ़ने से वो वहीं पर मर जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए ये भी एक तरीके से आपका एक कार्यकीय अवरोधक की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका सेरुमेन। सेरुमेन शायद आप पहली बार वर्ड सुन रहे हैं इसका, राइट? अब मैं बता देती हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज अ ईयर वैक्स।
ये जो कान के अंदर एक वैक्स रहता है ना, मोम, ठीक है, उसे हम लोग जनरली सेरुमेन कहते हैं। ध्यान ना दे आप, यहाँ ध्यान दीजिए। सेरुमेन क्या होता है? ईयर वैक्स को हम सेरुमेन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स कभी भी इसको ईयर वैक्स को निकालने के लिए बोलते नहीं है कि रोज रोज कान में उंगली करके इसको निकालते रहो। क्यों? क्योंकि अवरोधक का काम करता है। हमारे इन क्षेत्रों में से होकर कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए, इसके लिए एक अवरोधक का काम करता है। कोई भी एंटीजन हमारे कान से होकर शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो ये सेरुमेन जो है, ईयर वैक्स जो है, वो उसको वहीं पर रोक देगा। ठीक है, डॉक्टर कब निकालते हैं? जब हमारा ये सेगमेंट ईयर वैक्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जब दर्द करे हमारा कान, तब डॉक्टर दवाई देता है, इसको यूज करके बाहर निकालता है। सही बात है ना? नेक्स्ट, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की अगर हम लोग बात करें तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आपके आंसुओं में पाया जाता है। लाइसोजाइम जो है हमारे आंसुओं में, पसीने, लार, इन सब में पाया जाता है और ये अपनी एंजाइमेटिक अभिक्रिया के दौरान बहुत से सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि रोना भी कभी कभी अच्छा होता है, आंखों की सफाई हो जाती है। सफाई का क्या, हमारी आंखें काली हो जाती है तो सफाई करने की जरूरत पड़ती है। हमारी आंखों में जो एंटीजन होंगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे आंखों में, जिसकी वजह से उनका खात्मा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम बात करें इंटरफेरॉन। अच्छा, इंटरफेरॉन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नहीं बताया? बताया है। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन एक ऐसा अवरोधक होता है जो जब भी हमारे शरीर में वायरस, ठीक है, वायरस के प्रवेश करने पर ही प्रदर्शित होता है। समझ में आया? ये अवरोधक कैसा है? जैसे हमारे शरीर में कोई भी वायरस एंट्री करेगा, सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया की बात नहीं करी, फंजाई की बात नहीं करी, या कोई भी दूसरे अदर एंटीजन की बात नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वायरस की बात कर रही हूँ। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंटरफेरॉन, तो खैर इंटरफेरॉन में कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बट कभी एमसीक्यूज आता है कि इंटरफेरॉन किसके सामने प्रदर्शित होता है, जब हमारी बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रवेश करता है, पता होना चाहिए। वायरस के लिए अभिक्रियाशील होता है आपका इंटरफेरॉन हमेशा। ठीक है, साथ में अगर हम लोग बात करें मित्रवत सूक्ष्म जीव, मित्रवत सूक्ष्म जीव का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे फ्रेंडशिप करने बैठ रहे हैं। मित्रवत का मतलब यहाँ ये है कि ये हमारे लिए ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब कैसे है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो दैट इज अ बिफिडो, आपके बैक्टीरियम देख सकते हैं, बिफिडो या इकोलाई प्रेजेंट होते हैं ना, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी का जो फूड होता है उसको इजीली ब्रेक डाउन कर देता है। तो मित्र सूक्ष्म जीव भी कार्य किए अवरोधक की तरह काम करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये इतना टफ मुझे लग नहीं रहा, इसलिए बहुत जल्दी इसको क्लियर किया। क्लियर? नहीं, कहाँ प्रॉब्लम होगी? ये हो गया, ये हो गया होगा। ये सेरुमेन, सेरुमेन नहीं हुआ। सेरुमेन क्या होता है? एक्चुअली वो आ गई थी ना, तो आप लोगों का सबका ध्यान उसकी तरफ था। सेरुमेन ईयर वैक्स होता है। हमारे कान, ये जो छिद्र होते हैं ना, इसमें से कोई भी एंटीजन हमारे इंटरनल ईयर में ना चला जाए, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक ईयर वैक्स मौजूद रहता है, जिसको हम कहते हैं ना मैल जम रहा है हमारे कान में। मैल, मैल नहीं होता है, वो सेरुमेन होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसके सामने लिखा हुआ है ईयर वैक्स। ठीक है, जैसे ही कोई एंटीजन हमारे कान से होते हुए अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसको ये सेरुमेन वहीं पर पकड़ लेता है। ठीक है, और समय जब जैसे जब बढ़ता है, टाइट होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको बीमार वो नहीं कर पाते हैं। क्लियर है सेरुमेन? लाइसोजाइम क्लियर हुआ होगा, इंटरफेरॉन क्लियर है, मित्र इंटरफेरॉन क्लियर नहीं है। इंटरफेरॉन कुछ भी नहीं है, एक ऐसा अवरोधक होता है हमारे शरीर में, जब वायरस एंटीजन, मैं वायरस स्पेशली बोल रही हूँ, इसको अभी ज्यादा मत सीखिए, अवरोधक के तौर पर सीखिए। अभी जब हम सेल ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अवरोधक के तौर पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसा अवरोधक है जो वायरस की एंट्री करने पर ही शो होता है। ठीक है, हमारे बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो शो नहीं होगा। इंटरफेरॉन सिर्फ और सिर्फ कार्य किस पर करता है?
कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, ये एक तरीके से आपका केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो उसको जैसे वायरस एंट्री करेगा तो ये सब्सटेंस जो है केमिकल सब्सटेंस के चारों ओर उसको मार देता है वायरस को, ठीक है, एक बैरियर की तरीके से सोचिए आप। क्लियर है? कुछ ऐसे जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं बट वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे बैक्टीरियम है, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो भी एंटीजन प्रवेश कर जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है गलती से भी, तो उसको भी ये मारने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, अवरोधक की तरह काम करते हैं। क्लियर है? चलिए लिख लिया होगा होप सो। चलिए चालू अवरोधक, हो गया। पक्षाणु अवरोधक ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही, वैसे भी नहीं बता रही। पक्षाणु अवरोधक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में साइटोलॉजी में पढ़ा होगा, फैगोसाइटोसिस पढ़ा था, बक्षाणु मत कल भी बताया था मैंने, मैशनकॉफ ने दी थी ये बक्षाणु मत, बताया था, बताया था। तो भक्षाणु अवरोधक हमारे शरीर में जैसे कोई एंटीजन प्रवेश करता है, ये एंटीजन है कोई भी आपका, ठीक है, ये एंटीजन है, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगी, ठीक है, और मैक्रोफेजेस क्या काम करती है, बहुत छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने शो किया है, कोई भी एंटीजन है, ये एंटीजन के ऊपर बने दांत, दांत से जो बनाए हैं ना, इससे डिजाइन ऐसी होती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं आपके एपिटॉप, क्या बोला जाता है, एपिटॉप, ठीक है। तो एपिटॉप प्रेजेंट होते हैं हर एक एंटीजन पर जरूरी नहीं है इसी शेप के हो, शेप कोई भी हो सकता है, जब वो एंटीजन स्टडी करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश किया तो मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस समझ रहे हैं, ये आपकी भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी एंटीजन को भक्षण करने का काम करती है, उन्हें खाने का काम करती है, किल करने का काम करती है, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करती है, पहले तो उसके चारों ओर इस तरह से घेरा बनाकर उसको अपने अंदर ले लेती है, उनको डाइजेस्ट करती है अपने अंदर लेने के बाद, और बाद में किल करने के बाद उनको बाहर निकाल देती है। ये हम लोगों ने हमारे फर्स्ट ईयर साइटोलॉजी में भी पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन के जब कार्य पढ़े थे तब। कुछ याद नहीं आ रहा ना क्लास, मैं नहीं बताऊंगी, इसको खुद पढ़ना है चुपचाप से, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे तुम लोग। शोध अवरोधक ये इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा समझना, ये डिटेल में समझानी। शोध समझते हैं, शोध क्या होता है, सूजन, हमारी जगह कहीं पर सूजन हो जाती है थोड़ी सी, है ना, तो ये सूजन का ही एक नाम है, पर ऐसा होता कैसे वो समझिएगा। ये हमारी कोई भी ऊतक है, ठीक है, मैंने टिश्यू बना दिए हैं, टिश्यू में अब चूंकि ये है इनकी मास्ट सेल्स, ठीक है, ये टिश्यू की क्या है, मास्ट सेल है। हमारी स्किन मैंने बताया था बैरियर की तरह काम कर रहा है स्किन तो, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई छोटी मोटी खरोच भी लग जाती है, ठीक है, तो वहां से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं,
और डैमेज होने की वजह से वहां से कोई भी आपका एंटीजन बॉडी में प्रवेश कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है ना। अब क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ से आपके टिश्यू डैमेज हुए, ठीक, यहाँ से किसी भी एंटीजन ने अंदर की तरफ प्रवेश किया, समझ में आया। प्रवेश करने के साथ ही ये एंटीजन क्या होता है, इन मास्ट सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है, इनको खराब करने लगता है, नष्ट करने लगता है इन कोशिकाओं को, ठीक। अब क्या होता है, ये जो मास्ट कोशिकाएं होती है, एंटीजन के प्रवेश करते ही, एंटीजन वर्ड यूज कर रही हूं मैं यहाँ पर, कोई भी हो सकता है ये रोगजनक, ठीक, ये दो प्रकार के केमिकल पदार्थ का स्त्रावन करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन व फ्रेंडेस, ठीक है। ठीक है, अब क्या रहता है, आपके एंटीजन ने प्रवेश किया तो यहाँ की जो मास्ट कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, फटाफट से इन्होंने हिस्टामिन और प्रोग्लैंडिनस, ठीक है, इन केमिकल का स्त्रावन स्टार्ट कर दिया, मतलब ये सायरन बजा दिया। आपके घर में कोई भी चोर घुसता है, आपको सायरन देंगे ना, चिल्ला कर दें, किसी बटन को दबा कर दें, कुछ देते हैं। हमारी कोशिकाओं को, भाई बाकी की मास्ट कोशिकाओं को पता चले कि भाई यहाँ से कोई एंटीजन प्रवेश कर गया है, इसका सायरन कौन देगा, ये मास्ट कोशिकाएं देती है। समझ में आ रहा है, ये मास्ट कोशिकाएं कैसे सायरन देंगी, हिस्टामिन और प्रोग्लैंडिनस का स्त्रावन करके। क्वेश्चन आता है ये हिस्टामिन और प्रोग्लैंडिनस क्या होता है। ये हिस्टामिन जो है ये तो होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के, ठीक है, और प्रोग्लैंडिनस जो होते हैं ये होते हैं आपके लिपिड, ठीक है ना, लिपिड प्रकृति के होंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही दोनों सायरन बजे, ठीक, सायरन के बजते ही यहाँ पर होती है आपकी ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बोल रही हूँ मैं, लेकिन ब्लड सेल्स में भी आपकी यहाँ बात करें तो यहाँ होगी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में यहाँ पर आप टाइप्स पढ़े थे, आप लोगों ने होमवर्क दिया था मैंने, पढ़े थे। इम्यूनोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। भाई आपका आधार ही वही है, अगर आधार क्लियर नहीं हुआ, बेस क्लियर नहीं हुआ, आप लोग नहीं समझ सकते। मैंने पहले भी यहाँ बताया था कि इसमें आपके में मोनोसाइट मौजूद होती है, बताया था, ठीक है। जैसे ही ये हिस्टामिन और प्रोग्लैंडिनस स्रावित हुए, वैसे ही ये जो होती है कोशिकाएं आपकी, ये थोड़ी सी पारगम्य हो जाती है, ठीक है, अधिक पारगम्य हो जाती है। आप अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये क्या होगी, पारगम्य हो जाएंगी, अधिक पारगम्य होने की वजह से ये मोनोसाइट जो है, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ इन वाली मास्ट कोशिकाओं के पास, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने। समझ में आ रही है, डिस्ट्रॉय करने का मैंने पहले भी बताया था कि ये मोनोसाइट जो होते हैं, ये जब तक आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर होंगे तब तक इनको क्या बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद में ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यू में जाने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, मैक्रोफेजेस। ओ आई मीन टू से आपके, हाँ मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब क्या हुआ, मोनोसाइट थे, मोनोसाइट यहाँ से आने के बाद क्या हो गए, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो गए। मैक्रोफेजेस अब कितनी सेल के पास आने के बाद उन्होंने इसको बाउंड कर दिया मैक्रोफेजेस, भाई ज्यादा ये पारगम्य हो गया था, ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट आपकी बनेंगी, मोनोसाइट ज्यादा से ज्यादा रिलीज होने की वजह से आपके मैक्रोफेजेस बनेंगे, मैक्रोफेजेस बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं एंटीजन को, और भक्षाणुनाशी प्रक्रिया के माध्यम से उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं एंटीजन को। समझ में आया, अच्छा। इसीलिए आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जब भी कोई हमें सूजन होती है तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, यहाँ होगी, इस जगह होगी, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हाथ पर हो रही है या पूरी पूरी बॉडी पर होती है तो उसको किसी का नाम देते हैं, है ना। लेकिन हम एंटीजन की एंट्री करने की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हम शोध वाली बात कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बैरियर का काम आपका शोध जो है, इंफ्लेमेटरी बैरियर, इस तरह से काम करता है। समझ में आ रहा है, मांस कोशिकाएं समझ में आई।
हिस्टामिन प्रोगैंडिन समझ में आए? कोई दिक्कत? ठीक, तो चलिए मैम रिजल्ट